Assalamu alaikum, dear students. My name is Hamid Ali, and today the topic of our discussion is blood. ब्लड आपके सिलेबस में थर्ड चैप्टर है, तो चले इसके कंटेंट्स देखते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ब्लड ग्रुप्स, RH फैक्टर्स, ESR, ब्लड कोगुलेशन एंड एनीमियास। पहले हम उसके पढ़ेंगे कंपोजिशन कि ब्लड किस चीज़ से बना है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स कि रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तीसरे कि ब्लड में कितने ग्रुप्स हैं। और चौथा जो है आर एच फैक्टर पढ़ेंगे कि ये क्या है, ब्लड में इसकी क्या क्या रोल है। पांचवा हम पढ़ेंगे ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड कोगुलेशन और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे एनीमियास। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफिनीशन। अब इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। जिस तरह आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज आते हैं और बोन यानी हड्डियाँ और कार्टिलेज, ये दोनों कनेक्टिव टिश्यूज है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन ब्लड जो है इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। सो ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है जो लिक्विड फॉर्म में है या फ्लूइड फॉर्म में है। इसके फंक्शन क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। सो इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड ऑफ लाइफ। यानी ब्लड जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू यानी ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। जिस तरह लंग्स से हम ऑक्सीजन ड्रॉ करते हैं एयर से, तो ये लंग्स से फिर वो ऑक्सीजन ब्लड में आता है और ये ब्लड चीज़ें हार्ट तक पहुंच जाता है। और ये इस तरह पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है खून, ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो इसलिए हम इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी ऑक्सीजन ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। It also carries nutrients from digestive system and hormones from endocrine glands to tissues. Fluid of growth यानी इसके दो रोल्स हैं। एक तो लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है, और दूसरा ये फ्लूइड ऑफ ग्रोथ है, यानी ये जो न्यूट्रिएंट्स जो हम एब्जॉर्ब करते हैं मैदे से या डाइजेस्टिव सिस्टम से या जो बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं, इसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी को ये कनेक्ट करता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक किडनी। सो इसके दूसरे ट्रांसपोर्टेशन ये है कि ये ब्लड में है जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो डिजीज के साथ मुकाबला करते हैं, और जो बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं तो ये ब्लड से किडनी तक पहुंचाता है। जो किडनी जो है वो उसको फिर उससे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एक्सक्रीशन होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो उससे निकालता है। तो ये ब्लड का रोल है एज अ कनेक्टिव टिश्यू। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक होता है सेलुलर पार्ट और दूसरा नॉन सेलुलर पार्ट। यानी जो ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो वो होता है, और एक नॉन सेल जो उसमें सेल नहीं होते और या लिक्विड फॉर्म होता है। जो सेल होते हैं वो 45% होता है, और जो नॉन सेल है वो 55% होते हैं। जो सेलुलर फॉर्म होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ये इसकी कंपोजिशन है। जो नॉन सेलुलर है उसमें जो है 91% प्लाज्मा होता है और 9% सॉलिड पार्ट होता है। The 9% solid part consists of albumin, fibrinogen, globulin, prothrombin, complement system, uric acid, blood urea, amino acids, amylase and sodium and potassium. So जो 55% है उसका जो है 91% जो है वो प्लाज्मा होता है और 9% सॉलिड पार्ट होता है, और सॉलिड पार्ट की ये कंपोजिशन है जो हमने अभी डिस्कस की। फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? एरियाज ऑफ द बॉडी दैट प्रोड्यूस रेड ब्लड cells. So, in the early weeks of embryonic life, nucleated red blood cells are produced in the yolk sac. जब ह्यूमन बॉडी प्रेगनेंसी में जो ह्यूमन बॉडी होती है तो उसमें जो आरबीसी जो प्रोड्यूस होते हैं, वो जो बॉडी के जो जो एम्ब्रियो में जो यॉक सैक होता है वो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। ड्यूरिंग द मिडल ट्राइमेस्टर ऑफ gestation, the liver is the main organ for production of red blood cells, but reasonable numbers are also produced in the spleen and lymph nodes. जब ये जो पहले हमने पढ़ा ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, यानी फर्स्ट 3 मंथ्स जो बेबी ग्रो होता है, उसके बाद जो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो 3 to 6 मंथ्स होते हैं गेस्टेशन, यानी जो बेबी की ग्रोथ होती है, तो उसमें लिवर होता है और स्प्लीन और लिम्फ नोड्स, यहाँ से ब्लड प्रोडक्शन होती है यानी प्रोड्यूस होता है। और तीसरे में है जो लास्ट मंथ जो होती है, जो लास्ट 3 मंथ्स होती हैं बेबी की, जिसके बाद बेबी की बर्थ होती है,
उसमें रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो से, यानी जो और उसके बाद जो ह्यूमन बॉडी ग्रो करती है तो यही बोन मैरो जो है हमारी जो लाइफ में है वो ब्लड प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप इज और टाइप और ब्लड टाइप इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंसेस। सो हमने ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज। जो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज हैं उसको हमने ए बी और ए बी एंड ओ इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये जो एंटीजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ये रीजस होता है आर एच फैक्टर, ये पॉजिटिव होता है अगर मौजूद हो, अगर ना मौजूद हो तो वो फिर नेगेटिव होता है। तो इस तरह पूरी जब हम इसको कंबाइन करें तो हमारे पास 8 ब्लड ग्रुप्स आते हैं, यानी ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास 8 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। आरएच फैक्टर क्या होता है? आरएच फैक्टर इज अ प्रोटीन दैट कैन बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो आरएच फैक्टर जो है ये जिस अगर किसी रेड ब्लड सेल्स किसी ह्यूमन बॉडी के रेड ब्लड सेल्स में पाए जाए, किसी ह्यूमन के होता है किसी के नहीं होता है। अगर एक आदमी के है तो वो आरएच पॉजिटिव होगा, अगर उसके ब्लड में नहीं है तो वो फिर आरएच नेगेटिव होगा। इसके बाद पढ़ेंगे रेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। Erythrocyte sedimentation rate is a rate at which red blood cells is anticoagulated whole blood descent in a standardized tube over a period of 1 hour। सो इसमें ये होता है कि हम ये एक हमारे पास लैब प्रोसीजर है जिसमें हम जो रेड ब्लड सेल्स हैं हम उसे कैलकुलेट करते हैं और हम उसमें जो एंटी कोगुलेटर होता है जो जमा हुआ खून ना हो, कोगुलेशन का मतलब है जमा हुआ, जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और वो एक रफ सा मास बनाते हैं। तो जो एंटी कोगुलेटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हम उसे जो करते हैं डिसेंड करते हैं, यानी वो टेस्ट ट्यूब में हम उसे डालते हैं और वो नीचे आता है अपनी ग्रेविटी की वजह से। सो हमें पता चलता है और पीरियड ऑफ 1 आवर 1 घंटे के लिए हम रखते हैं ताकि वो किस स्पीड से वो नीचे आता है और वो नीचे आ जाता है और जो लिक्विड पोर्शन होता है वो ऊपर रह जाता है। इट इज़ अ कॉमन hematology टेस्ट एंड द नॉन स्पेसिफिक मेजर ऑफ इन्फ्लेमेशन। ईएसआर इज इंक्रीज्ड इन, यानी अगर किसी ह्यूमन को इन्फ्लेमेशन होती है यानी जिस्म में कोई मसला होता है या उसको कोई डिजीज़ होती है उसकी वजह से उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो उसका ईएसआर जो है वो नॉर्मली से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। कब इंक्रीज होगा ईएसआर? इन्फ्लेमेशन में होगा, प्रेगनेंसी, anemia, autoimmune disorders such as rheumatoid arthritis, lupus infections, some kidney diseases and some cancers, यानी cancers में लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा। अगर ये डिजीजेस होंगे तो ज़रूर उसका ईएसआर नॉर्मल नहीं होगा और वो इंक्रीज होगा या ज़्यादा होगा, जल्दी वो प्रेसिपिटेट होंगे और नीचे आएंगे। ब्लड कोगुलेशन इसके बाद पढ़ेंगे। कोगुलेशन आल्सो नोन एज क्लॉटिंग is the process by which blood changes from liquid to a gel forming a blood clot। ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेशन ये होती है अगर ब्लड जो है वो जम जाए, जिस तरह हम जो ब्लड ह्यूमन से बाहर आता है तो वो जम जाता है खून, इसी तरह कोगुलेशन भी इसी तरह होती है। जो जिस्म के अंदर जो ब्लड होता है वो लिक्विड से जेल फॉर्म में बन जाता है और वो ज़रा गाढ़ा हो जाता है, विस्कस हो जाता है, तो हम उसे कहेंगे कि ब्लड कोगुलेट हो गया है। इट potentially results in hemostasis, the cessation of blood loss from a damaged vessel followed by repair। ये ब्लड कोगुलेशन ज़्यादातर हमें क्यों होगा? अगर हमारी बॉडी की कोई एरिया इंजर हो जाए तो उस जगह पर ब्लड कोगुलेट होगा। आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर ब्लड जम जाता है, खून क्यों होता है? ताकि वो जगह उस जगह को खून के लॉस से यानी उससे ज़्यादा खून ना निकले तो वो जगह पहले वो गाढ़ी सी हो जाती है इस वजह से, और उसके बाद जो है उस एरिया में रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है ताकि वो उसकी प्रोटेक्शन दे सके। इसी को हीमोस्टेसिस कहते हैं। इसके स्टेप्स क्या होते हैं ब्लड कोगुलेशन के? फर्स्ट स्टेप में इसमें होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टिंग प्रिंसिपल्स। जब कोगुलेशन स्टार्ट होने वाली होती है तो पहले ये चीज़ें होती हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टिंग प्रिंसिपल्स, ये पहले रिलीज होंगे। वो क्या करेंगे? वो थ्रोम्बिन प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होता है उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फाइब्रिन। थ्रोम्बिन से फिर फाइब्रिन कन्वर्ट होता है और वो फाइब्रिन जो है वो ब्लड को कोगुलेट करता है और वो एरिया जो है वो विस्कस हो जाती है, वो ब्लड विस्कस हो जाता है उस एरिया पे जहाँ पर बॉडी में चोट लगी है या कोई मसला हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनीमियाज। What is anemia? Anemia describes the condition in which number of red blood cells in the blood is relatively low is low। यानी एनीमिया में हमारा क्या होगा? जिसमें हमारे
रेड ब्लड सेल्स एक आदमी में कम होते हैं। जिस तरह कोई हम देखते हैं एक आदमी उसका फेस जो है वो येलो होता है, इसका मतलब है कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे जिस्म में खून की कमी है, इसलिए उसके जिस्म में खून की कमी होती है, उसे हम एनीमिया कहते हैं। फॉर दिस रीजन डॉक्टर समटाइम डिस्क्राइब समवन विद एनीमिया हैविंग अ लो ब्लड काउंट। अ पर्सन हु हैज एनीमिया इज कॉल्ड एनीमिक, यानी उसका खून कम होता है नॉर्मली नॉर्मल इंसान से। The hemoglobin molecule is a functional unit of RBC and is a complex protein structure that is inside the red blood cells. Contrary to most cells in the body, तो असल रीज़न जो होती है वो मसला होता है वो जो जिस ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो डेफिनेटली उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन भी कम होगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है मेन फंक्शनल यूनिट होता है, यानी काम की चीज़ वो होती है और वो कम हो जाता है जिसम में जिसकी बॉडी में खून कम हो। तो क्या हो गया, हीमोग्लोबिन जो है वो बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है और वो ब्लड पर जाता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जिस जगह पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है। सो इसलिए हीमोग्लोबिन भी कम होगा, तो इसलिए हमारे पास ऑक्सीजन मूवमेंट बॉडी में कम होगी। दिस कैन हैपन इफ़ एनीमिया के मुख्तलिफ रीजंस होते हैं। क्यों हो सकता है एनीमिया? पहली रीज़न है योर बॉडी मेक्स इम्पेयर्ड रेड ब्लड सेल्स, यानी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन इम्पेयर्ड हैं, यानी सही तरीके से गलत हो रहे हैं, वो हो रहे हैं लेकिन वो अपना फंक्शन नहीं शो कर सकते। एग्जाम्पल्स क्या हैं? ए प्लास्टिक, मेगलोब्लास्टिक, आयरन डिफिशियंसी एंड सिकल सेल एनीमिया। ये 4 एनीमियाज जो हैं इसमें रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो अपना फंक्शन नहीं शो करते। जिस तरह मेगलोब्लास्टिक में आरबीसी इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपना काम नहीं करता, इस तरह सिकल सेल में आरबीसी जो है वो सेल जो है वो सिकल शेप हो जाता है, यानी मून टाइप हो जाता है, जिस तरह चांद जो छोटा होता है उस तरह का। ब्लीडिंग causes you to lose red blood cells and more quickly than they can be replaced। दूसरा रीज़न होता है ब्लीडिंग, बॉडी में इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि आरबीसी बॉडी में कम हो जाते हैं। और तीसरा है जिस तरह हेमोरेज, उसमें एग्जांपल है हेमोरेजिक एनीमिया। और तीसरा है योर बॉडी डिस्ट्रॉयज रेड ब्लड सेल्स, जिसमें हमारे बॉडी खुद रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे कहते हैं, यानी उसको ख़त्म कर, उसे कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। सो आज की हमारा सेशन ख़त्म हो गया।